Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back in another video lectures, and today we are going to study our unit 15 which is about electrostatics. और आज हम इस electrostatics के दो important topics को study करने वाले हैं जो कि static charge और conductor and insulator के ऊपर base कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इसमें दिए जा रहे हैं जो कि हायर स्टडीज में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आपने बहुत अच्छे से इस लेक्चर को सुनना है, समझना है और लाजमी तौर पर क्वेश्चंस भी करने हैं अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई तो आइए चल के सीखते समझते हैं आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका क्या मतलब है? अगर आप ये गौर करें थोड़ा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली दो वर्ड्स हैं और वन वर्ड इज इलेक्ट्रो विच मीन चार्जेस एंड अनदर वर्ड इज स्टैटिक्स। स्टैटिक मीन एट रेस्ट, यानी उन चार्जेस की स्टडी करनी है जो कि रुके हुए हों। यहाँ जैसा कि अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं तो उसमें भी ये है कि इट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस विच इज एट रेस्ट। रुके हुए चार्जेस की स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। ये बेसिकली एक्सप्लेन करती है कि चार्जेस कैसे क्रिएट होते हैं, यानी चार्जेस रुके हुए क्यों हैं किसी बॉडी के ऊपर। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्सप्लेन करती है। या फिर चार्जेस किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं एक टाइप का चार्ज दूसरे टाइप के चार्ज से, या सेम टाइप के चार्जेस किस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उनकी इंटरेक्शन की रीजन क्या है, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही डिफाइन करती है। इसके साथ अगर ये चार्जेस जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन शो करते हैं, तो वहां ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स दे एक्सर्ट ऑन ईच अदर, यानी एक टाइप का चार्ज दूसरे टाइप के चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करता है उसकी स्टडी भी या उसको भी एक्सप्लेन करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बड़ी फील्ड है। अगर हम इसकी डेली लाइफ के अंदर देखें कि डेली लाइफ के अंदर हमें कहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखने को मिलती है, तो पहली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक देखने को मिलती है, बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी फैमिलियर एग्जांपल है, वो है लाइटनिंग। ये जो आसमान पर आजकल बिजली पड़ती है तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है, यानी जो क्लाउड्स होते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज होता है और वो चार्ज सडनली डिस्चार्ज होता है। ये जायंट इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज की एक एग्जांपल है कि वो चार्ज को जब पाथ मिलता है तो वो ग्राउंड की तरफ, अर्थ की तरफ जो है वो ट्रेवल करता है, जिसकी वजह से हमें लाइटनिंग देखने को मिलती है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी चार्ज रुका हुआ था क्लाउड्स के ऊपर, फिर जो ही उसको पाथ मिला तो वो चार्ज मूव करके गया। तो ये उसकी एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इसी के साथ जो बैलून स्टिकिंग करता है वॉल के साथ, वो भी एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी बैलून के ऊपर चार्ज है और वॉल के ऊपर भी चार्ज है, ये ऑपोजिट चार्जेस डेवलप होते हैं जिसकी वजह से बैलून वॉल के साथ जाकर चिपकता है, स्टिक करता है। तो ये इसकी एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इसी के साथ जब हमारी बॉडी चार्ज बॉडी हो और अगर हम किसी कंडक्टर के ऊपर हाथ रख दें तो सर्टन डिस्चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो यहाँ भी हम एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एग्जांपल देख रहे हैं कि चार्ज रुका हुआ था हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन जो ही उसको पाथ मिला तो वो चार्ज ट्रेवल करना शुरू हो गया। तो ये हमें एक थोड़ा सा हल्का सा जो है वो करंट महसूस होता है हमारी बॉडी को। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ही एग्जांपल है कि चार्ज रुका हुआ था लेकिन बाद में वो चलना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ हमने स्टडी करनी है रुके हुए चार्ज की। चलते हुए चार्ज को हम लोग कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन रुके हुए चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हमने यहाँ सिर्फ रुके हुए चार्ज की स्टडी करनी है। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने इतनी ज़्यादा बात की चार्ज की, तो सबसे पहले हमें अब ये देखना है कि चार्ज बेसिकली है क्या और उसकी जो फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं पहले उसको स्टडी करते हैं कि चार्ज क्या है, और देन फिर हम मूव करेंगे स्टैटिक चार्ज की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले समझें कि व्हाट इज चार्ज, हम चार्ज किसे कह रहे हैं। तो इसको इस तरह से समझें कि एक हम टर्म यूज करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको पता है कि अर्थ क्या करती है, मैसिव बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मैसिव बॉडीज को क्यों अट्रैक्ट करती है? क्योंकि उनके पास मैस होता है, यानी किसी भी बॉडी का अगर मैस है तो अर्थ क्या करेगी, उसको अट्रैक्ट करेगी। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज या इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है मैस का, यानी मैस का होना जरूरी है, तभी अर्थ क्या करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर लगाएगी।
तो जिस तरह मास का होना जरूरी है अट्रैक्शन के लिए, बिल्कुल ऐसा ही है कि चार्ज का होना जरूरी है अट्रैक्शन के लिए। जब डिफरेंट बॉडीज के ऊपर चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। यानी हम यूं कह सकते हैं कि चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ड्यू टू विच डिफरेंट ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। डियर स्टूडेंट, मास की वजह से तो सिर्फ अट्रैक्शन होती है, लेकिन चार्जेस की वजह से अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होती हैं। तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी मैटर की जिसकी वजह से वो क्या करता है, अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन शो करता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यहां अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो वो यहां यही लिखा है कि चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट काजेस पार्टिकल टू एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसकी वजह से पार्टिकल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। और कब इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, जब ये दोनों चार्ज एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। यानी एक चार्ज बॉडी के करीब आप दूसरी चार्ज बॉडी रख देंगे तो फिर क्या होगा कि वो एक दूसरे के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी वो दोनों ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। ये मैंने एग्जांपल आपको दी है कि जस्ट लाइक मास इज द प्रॉपर्टी दैट काजेस मैटर टू फील अट्रैक्शन फोर्स, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी दैट काजेस मैटर टू फील इलेक्ट्रिक फोर्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको फर्क का बता रही है कि चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं और मास की वजह से डिफरेंट ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। चार्ज बेसिकली टू टाइप का होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है कैरिड बाय प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज होता है जो कि कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम मजीद चार्जेस के ऊपर बात करें तो चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय लेटर क्यू। इंटरेस्टिंगली जब आप नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे तो वहां चार्ज को आप कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। वो जो चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, इसके बाद अगला चैप्टर है, उसमें चार्जेस को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर चार्जेस को रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल क्यू। तो यहां हमने चार्ज को रिप्रेजेंट करना है स्मॉल क्यू से। चार्जेस की अगर हम यूनिट की बात करें तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम्स होती है, यानी चार्ज को मेजर किया जाता है कूलम्स में। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी हैव अबाउट चार्जेस इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की कि चार्ज की वैल्यू फिक्स्ड होती है, वो क्वांटाइज्ड होती है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम्स होता है। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि 5 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कितना होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें इस वैल्यू को, तो आपको पता चल जाएगा कि 5 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होगा। लेकिन जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज है, या जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम्स ही होता है। इस क्वांटाइज्ड ये जो वर्ड है, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि लेट्स सपोज आप मार्केट गए हैं और आप वहां से जो है वो आपने ऑयल परचेज करना है। अब आप शॉपकीपर के पास जाते हैं और शॉपकीपर के पास जो ऑयल है वो पैकेट्स की फॉर्म में है, यानी एक पैकेट के अंदर 5 लीटर ऑयल है। अब आपने ऑयल परचेज करना है, तो आप कैसे ऑयल लेंगे? या तो आप 5 लीटर ऑयल परचेज करेंगे, या 10 लीटर परचेज करेंगे, या 15 लीटर परचेज करेंगे, यानी 5 का इंटीग्रल मल्टीपल ही ऑयल आप परचेज करेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 6 लीटर ऑयल परचेज कर लें, 7 लीटर ऑयल परचेज कर लें, क्योंकि वो पैकेट्स की फॉर्म में है। इसी तरीके से जो चार्ज होता है ये भी पैकेट्स की फॉर्म में है, डिस्क्रीट पैकेट्स हैं इसके, यानी चार्ज 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम्स होगा किसी बॉडी के ऊपर, या फिर इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दरमियान की वैल्यू आ जाए चार्ज में। जिस तरह ऑयल के पैकेट्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 6 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर ऑयल आ जाए, इसी तरीके से जो किसी भी बॉडी पर चार्ज होगा वो इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी 3 टाइम ऑफ दिस होगा, 4 टाइम ऑफ दिस वैल्यू होगा, 5 टाइम ऑफ दिस वैल्यू होगा, लेकिन बीच की वैल्यू नहीं आ सकती। दैट मीन चार्ज क्वांटाइज्ड है, उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अबाउट चार्जेस के चार्ज जो है वो कंजर्व्ड होता है। इसका मतलब यह है कि आप चार्ज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ना फिर खत्म कर सकते हैं, बल्कि उसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। इसको यहां समझें कि जैसे ये एक ऑब्जेक्ट ए है, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, नेगेटिव चार्जेस भी हैं। अगर आप काउंट करें कि नेगेटिव चार्जेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्जेस हैं,
और 6 ही पॉजिटिव चार्जेस हैं। इस बॉडी के ऊपर आप देखें कि नेगेटिव चार्जेस भी 6 हैं और पॉजिटिव चार्जेस भी 6 हैं, यानी टोटल जो नंबर ऑफ चार्ज हैं दो ऑब्जेक्ट के ऊपर वो 12 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 12 नेगेटिव चार्जेस हैं। जब हम इन दोनों को पास पास लाएंगे, इन दोनों बॉडीज को, तो यहां से कुछ चार्ज इधर ट्रेवल होगा। अच्छा, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज भी आप ध्यान में रखें कि चार्ज हमेशा ट्रांसफर होता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन फिक्स्ड होते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते। इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि चार्ज ट्रांसफर हुआ। तो यहां देखें कि अब ये जो बॉडी है इसके ऊपर से 3 नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो हैं वो ट्रांसफर हो गए हैं दूसरी बॉडी में। तो यहाँ इस बॉडी में जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो कितने रह गए हैं, वो 3 रह गए हैं। तो इसमें डोमिनेट हो गए हैं, पॉजिटिवली पार्टिकल ज़्यादा हो गए हैं, वो पूरी बॉडी के ऊपर डोमिनेट होंगे, तो हम कहेंगे ये जो बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। इसी तरीके से यहाँ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, तो डोमिनेट हो गए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो देखने की बात यहाँ ये है कि टोटल अगर आप नेगेटिव चार्ज को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो बिफोर इंटरेक्शन इनके ऊपर जो चार्जेस थे वो 12 थे नेगेटिव चार्ज, और आफ्टर इंटरेक्शन भी इनके ऊपर 12 ही हैं। इसका मतलब है कि चार्ज कंजर्व है, आपने चार्ज को खत्म नहीं किया, आपने जस्ट ट्रांसफर किया एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज कंजर्व्ड, यानी आप ना तो इसको पैदा कर सकते हैं ना इसको खत्म कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि चार्ज जो है वो कंजर्व्ड है। तो ये दो जो प्रॉपर्टीज हैं ये नेक्स्ट क्लासेस में भी आपकी आएंगी, आपने इसका बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट लेना है। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इसको इंशाल्लाह मजीद एक्सप्लेन करेंगे कि क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि चार्जेस की वैल्यू फिक्स्ड होती है, और कंजर्व का क्या मतलब है कि चार्ज आप खत्म नहीं कर सकते ना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं व्हाट इज स्टैटिक चार्ज, या फिर वो क्या रीजन है जिसकी वजह से किसी बॉडी के ऊपर स्टैटिक चार्ज जो है वो डेवलप हो जाता है। तो यहां देखें कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए है जिसके अंदर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिखाए गए हैं, और ये एक ऑब्जेक्ट बी है। तो देखें कि इस ऑब्जेक्ट ए के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं, यानी इसका मतलब है कि ये एटम है। एक एटम की डेफिनेशन ही ये है कि उसके अंदर जितने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उतने ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तभी तो एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। और हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं हर चीज के अंदर एटम है, और इसी वजह से हम किसी भी चीज को हाथ लगाते हैं तो हमें करंट महसूस नहीं होता, क्योंकि वो न्यूट्रल बॉडीज होती हैं। हाँ, अनटिल और अनलेस के अगर कहीं फ्रिक्शन पैदा हुई है, रगड़ पैदा हुई है, तो फिर वो चार्ज हो जाती है वो बॉडीज, और जब हम हाथ लगाते हैं तो हमें जो है वो करंट महसूस होता है। तो यहाँ कहने की बात यह है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे इर्द गिर्द हैं वो एटम से मिलकर बने हैं और वो न्यूट्रल होते हैं, यानी ऑब्जेक्ट ए भी न्यूट्रल है और ऑब्जेक्ट बी भी न्यूट्रल है। दैट मीन ये दोनों जो हैं वो जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं दोनों के ऊपर। अब आप क्या करें कि इन दोनों ऑब्जेक्ट को करीब लाएं और आपस में रब करें। जब रब करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। रबिंग के अलावा और भी मेथड हैं ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के, लेकिन फिलहाल आप यही देखें कि जब ऑब्जेक्ट को रब किया जाता है एक दूसरे से तो फिर क्या होता है कि वहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए तो बॉडी चार्ज हो जाती है, और इस चार्ज को बोलते हैं स्टैटिक चार्ज, अगर वो रुका हुआ है तो। यानी यहां देखें कि इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम हो गई इस बॉडी के ऊपर तो ये भी चार्ज हो गई, और यहां इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो इसको भी हम चार्ज कहते हैं। किससे कम हो गई या किससे ज्यादा हो गई, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन से, यानी जो इसके अंदर प्रोटॉन्स थे उससे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम हो गई तो ये बॉडी भी चार्ज हो गई। और इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो गए, यहां कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गई प्रोटॉन से, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो यहां हम ये कह सकते हैं, इसकी अगर हम डेफिनेशन की तरफ मूव करें तो हम लिखेंगे कि स्टैटिक चार्ज मीन इलेक्ट्रिक चार्ज दैट बिल्ड्स up on the surface of an object when electron are transferred from one material to another। यानी एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जब जाएंगे तो ये क्या होंगे कि ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाएगा। When two objects are rubbed together
सम इलेक्ट्रॉन आर मूव फ्रॉम वन टू अनदर, तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव होंगे। द ऑब्जेक्ट दैट गेन इलेक्ट्रॉन, वो ऑब्जेक्ट जो जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किए वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जिस ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन लूज किए वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, यानी हम उसको पॉजिटिवली चार्ज कहेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट हो जाते हैं। अच्छा, दिस चार्ज डज नॉट फ्लो और मूव कॉन्टिन्यूसली, इट जस्ट स्टे स्टैटिक ऑन द ऑब्जेक्ट सरफेस, यानी ये मूव नहीं करते रहेंगे, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर जाकर क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, स्टैटिक हो जाएंगे अनटिल कि ये डिस्चार्ज हो जाए। इसके अलावा ये रुके रहेंगे। अगर कोई दूसरी बॉडी कोई कंडक्टिव मटेरियल इनके साथ लगाएंगे तो फिर जो है वो ये चार्ज जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन ये स्टैटिक रहेंगे, इसी वजह से हम इसको कहते हैं स्टैटिक चार्ज। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं 15.2 आर्टिकल विच इज अबाउट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर हम किसे कहते हैं, आप बहुत फेमिलियर हैं। कंडक्टर मीन कंडक्ट करने वाला। क्या कंडक्ट करने वाला? हीट और इलेक्ट्रिसिटी, कोई सब्सटेंस अगर अपने अंदर से कंडक्ट करता है तो आम लफ्जों में हम उसे कंडक्टर्स कहते हैं। अच्छा, मेटल्स एटम्स जो होते हैं या मेटल मटेरियल जो है ये अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इस वजह से हम इसको कंडक्टर कहते हैं। यहाँ हमने हीट के लिहाज से स्टडी नहीं करना, इलेक्ट्रिसिटी के लिहाज से स्टडी करना है। तो कंडक्टर हम किसे कहेंगे? जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाएगा। अब देखिए कि इसका रीज़न क्या है कि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को क्यों मूव करवाता है। इसमें बेसिकली अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल के अंदर चले जाएं तो आप देखेंगे कि मेटल्स एटम्स में ऐसा होता है कि कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये रेड कलर में जो आपको पार्टिकल नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ज़रा सी एनर्जी मिलने पर ये फ्री जो इलेक्ट्रॉन हैं, यानी जो लूजली बाउंड हैं अपने एटम के साथ, ये मूव करना शुरू कर देते हैं, ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये लूजली बाउंड होने की वजह से मेटल्स अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, पास करते हैं। अगर आप इसके बारे में लिखना चाहें तो ये सारा आर्टिकल आपकी बुक से ही लिया गया है, वहीं से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देख सकते हैं, याद कर सकते हैं कि मटेरियल लाइक मेटल नोन फॉर बीइंग एफिशिएंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के ये एफिशिएंट कंडक्टर्स होते हैं मेटल्स, यानी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। इन कंडक्टर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यहाँ वो बता रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कह रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं वो क्या होते हैं, वो लूजली बाउंड होते हैं अपने एटम से। तो ये जो लूज बाइंडिंग है इनकी अलाउ द इलेक्ट्रॉन टू बी इजीली डिटैच फ्रॉम द एटम। ये लूज बाइंडिंग जो है वो बेसिकली एटम को अलाउ करती है, सॉरी इलेक्ट्रॉन को अलाउ करती है कि वो एटम से डिटैच हो जाए, अलहदा हो जाए। और जब वो डिटैच हो जाएगा तो वो इनेबलिंग देम टू मूव फ्रीली विद इन द कंडक्टर, कि वो कंडक्टर के अंदर फ्रीली मूव कर सकता है। और सम टाइम तो ये कंडक्टर को लीव भी कर जाता है, पूरे कंडक्टर से बाहर भी निकल जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने ये तो बातें हमें कुछ थी जो पता भी थी ऑलरेडी, हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ कर आए हैं कंडक्टर के बारे में, लेकिन यहाँ हमने ये देखना है कि अब अगर हमारे पास एक कंडक्टर है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, उसके ऊपर लाकर चार्ज को हमने रख देना है। सबसे पहले तो ये है कि ये जो कंडक्टर्स है ये इंसुलेटेड होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। दैट मीन इसका कांटेक्ट ना हो अर्थ के साथ या किसी दूसरे कंडक्टर के साथ कांटेक्ट में ना हो फिजिकली। यूँ समझें कि इस कंडक्टर, ये जो स्फीयर था, एक बॉल थी, स्टील बॉल है, इसको आपने किसी थ्रेड के साथ, किसी धागे के साथ बांध देना है और इसका कांटेक्ट नहीं होना चाहिए किसी दूसरी बॉडीज के साथ इस कंडक्टर का। तो अब जब इसका कांटेक्ट ना हो तो इसके ऊपर अगर हम लाकर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, चार्ज को डाल दें, यानी एक चार्ज बॉडी को इसके करीब लाएं और इसके साथ कनेक्ट कर दें, तो अब वो जो चार्ज बॉडी के अंदर जो चार्ज होगा वो इस कंडक्टर के यूपर आ जाएगा। ये जो स्फीयर है कंडक्टर का, इसके ऊपर आ जाएगा। तो हमने ये देखना है कि वो चार्ज करेगा क्या। तो डियर स्टूडेंट्स, जब चार्ज आएगा तो चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कंडक्टर के ऊपर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता। कंडक्टर में क्या होता है कि जब आप चार्ज डालते हैं तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चार्ज क्या है बेसिकली, अभी हम पीछे देख कर आए हैं कि चार्ज कोई बॉडी तब होती है कि जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी हो जाती है या फिर डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इस बॉडी के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर से आप ऐड करेंगे तो मजीद जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं वो इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेंगे कि इनके दरमियान मैक्सिमम फासला हो जाए।
तो ये आप देखेंगे कि ये एक पैटर्न, रिपीटेड पैटर्न बना लेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यानी ये नहीं है कि रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इनमें यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, ये सारे चार्ज एक दूसरे से मैक्सिमम अपार्ट होंगे और इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इनका रीजन क्या है? क्योंकि इधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये लेट्स सपोज ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये आपने इंसर्ट किया है, बाकी पहले से इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। तो ये जो पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ये इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये मूव कर सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं इसके अंदर, तो ये मैक्सिमम अपार्ट हो जाएंगे ताकि इनके दरमियान मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हो। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होती है, तो ये एक दूसरे से मैक्सिमम अपार्ट होंगे। तो जब मैक्सिमम अपार्ट होंगे तो एक पैटर्न ले लेंगे, ये एक खास तरतीब ले लेंगे। तो हमने यहाँ ये देखा कि जब आप कंडक्टर के ऊपर, एक स्फीयर है और ये कंडक्टर है, इसके ऊपर जब चार्ज लाकर डालेंगे तो ये जो चार्ज होगा ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक जगह पर नहीं रहेगा, बल्कि ये जो चार्ज है आपस में इनका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होने की वजह से ये मूव कर जाएंगे और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ लिखा है कि व्हेन अ चार्ज, ये भी आपकी बुक से लिया है, इज प्लेस्ड ऑन अ स्फेरिकल कंडक्टर इट स्प्रेड आउट इवनली अक्रॉस इट्स सरफेस। ये इसकी सरफेस के ऊपर इवनली मतलब एक जैसा ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे। However, on the other shape, अगर स्फीयर के अलावा आप कोई और शेप ले लें, चार्ज हैव टेंडेंसी टू रिपेल ईच अदर और मूव टूवर्ड द मोर पॉइंटेड एरियाज, यानी जहां से एरिया कम होगा उस तरफ ये चार्ज जो है वो ट्रेवल करना शुरू कर देंगे। ये देखें यहाँ एरिया कम है तो इस जगह ये जो चार्ज है वो आना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ देखें कि ये चार्ज पूरे स्फीयर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ये कंडक्टर के ऊपर ऐसा होगा, इंसुलेटर के ऊपर नहीं होगा। अब हम इंसुलेटर की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम्स के साथ टाइटली बाउंड होते हैं और एनर्जी मिलने पर ये इनको जो है वो इससे रिलीज नहीं होते, निकल कर नहीं जाते, यहीं अटैच रहते हैं। तो ये जो टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं। तो अगर आप मज़ीद चार्ज इंसर्ट कर देंगे तो वो चार्ज भी उसी जगह रहेगा, वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं उन चार्ज को मूव करवाने के लिए। तो अब अगर हम इसके बारे में लिखें तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मटेरियल लाइक गिलास, रबर एंड प्लास्टिक आर कैटेगराइज्ड एज इंसुलेटर और पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। In insulator, even the least tightly bound electron are firmly attached to their atom. As the result, electron cannot move freely. ये वो सारी वही बातें हैं जिसको आप समझ चुके हैं, तो आप इसको देख के लिख सकते हैं सारी बातों को। तो मेन बात जो इसमें देखने वाली है वो ये है कि ये आपने चार्ज जब इसके ऊपर डाला इंसुलेटर के ऊपर, तो ये चार्ज देखें कि एक जगह पर आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ इंसुलेटर के ऊपर, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। तो यहाँ इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इंसुलेटर के ऊपर ही चार्ज रख के उसकी स्टडी की जाती है, कंडक्टर्स के ऊपर नहीं किया जाता। यानी हमने यहाँ यही देखना है कि इंसुलेटर के ऊपर जब चार्ज आएगा तो वो स्टैटिक रहता है, वो रुका रहेगा। अब ये जो चार्ज है ये रुका रहेगा अनटिल और अनलेस कि आप इस चार्ज के साथ कोई दूसरी कंडक्टिव बॉडी अटैच करें तो ये चार्ज वहाँ ट्रैवल करके जाएगा। अदरवाइज अगर आप एक कंडक्टिव बॉडी इस जगह से अटैच कर दें, क्योंकि ये इंसुलेटर है, तो ये चार्ज वहाँ से यहाँ आने की नहीं आएगा, क्योंकि ये फिक्स्ड हुआ है यहाँ। तो जब चार्ज के साथ आप एक कंडक्टिव बॉडी अटैच करेंगे तभी चार्ज ट्रैवल करेगा। बाकी इसकी बॉडी के साथ अगर आप कोई कंडक्टिव मेटल अटैच कर भी दें तो चार्ज उसके ऊपर से ट्रैवल करके नहीं जाएगा। तो ये चार्ज क्या रहता है, यानी आप यूं कह सकते हैं कि यहाँ चार्ज जो है वो लोकलाइज्ड हो जाता है, यानी एक जगह फिक्स्ड हो जाता है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता पूरे स्फीयर के ऊपर। तो यहाँ लिखा है कि व्हेन अ चार्ज is placed on a spherical insulator do not allow charge to move easily, therefore charge will remain in the spot where it is introduced। यानी जहाँ चार्ज को इंट्रोड्यूस किया जाता है चार्ज वहीं का वहीं रहता है, वो वहाँ से मूव नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते इंसुलेटर के पास, इस वजह से ये इसका रीज़न है। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम कंक्लूजन्स की तरफ जाएं तो ये दो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं, ये आप लोगों ने लाजमन तौर पर याद करने हैं कि व्हेन यू क्रिएट अ चार्ज ऑन द पार्ट ऑफ इंसुलेटर, आप इंसुलेटर के ऊपर जब चार्ज को क्रिएट करते हैं, और करते कैसे हैं, चार्ज इंसुलेटर के ऊपर कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, बाय रबिंग वूल ऑन द प्लास्टिक रॉड, यानी आप उसको रब करने से कर सकते हैं। और भी मेथड है, लेकिन फिलहाल आप ये देखें कि रबिंग से आपने जो है इंसुलेटर के ऊपर चार्ज जो है वो डेवलप किया है।
The charge will stay in that area while the rest remain neutral due to the restricted movement of the charge in insulator. यानी वो चार्ज उसी सरफेस के ऊपर रहेगा जबकि दूसरा जो है न्यूट्रल रहेगा ड्यू टू रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट ऑफ चार्ज इन इंसुलेटर, यानी इंसुलेटर के ऊपर चार्ज ट्रेवल नहीं करता, वो उसी जगह पर फिक्स रहेगा। और एंड व्हेन यू चार्ज ऑन द कंडक्टर, कंडक्टर के ऊपर जब आप चार्ज करेंगे, और ये चार्ज के मेथड हैं, हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। फ्रिक्शन है, कंडक्शन है, इंडक्शन है। चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट इवनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज क्या करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से मूव करना शुरू कर देगा, पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उस स्फीयर के ऊपर। तो स्टूडेंट यहाँ ये काफ़ी लंबा वीडियो लेक्चर हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बाकी के टॉपिक्स जो हैं वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग मेथड हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन है या क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।